Hello everyone. Now I'm going to start the third chapter of your book The Delhi Sultanate. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो बैक चैप्टर्स हमने पढ़े। ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री का एक तरह से एंड हो रहा था। आपको पता होगा हिस्ट्री जो है इंडियन, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड बेसिकली 4 पार्ट्स में होती है। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट था उसका एंड दिखाया गया है कि किस तरह से सेकंड चैप्टर के लास्ट में आपने देखा कि डिफरेंट लोकल डायनेस्टीज रूल कर रही थी और धीरे धीरे वो भी फिनिश हो जाती हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। ये तो आपने पहले पढ़ा ही होगा, क्लास 6 में आपको ध्यान होगा। महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी के अटैक के बाद इंडियन हिस्ट्री में मुस्लिम इन्वेजन्स स्टार्ट होते हैं और वहीं से रूल शुरू होता है। ठीक है, महमूद गजनवी तो आपको पता होगा, उसने 25 टाइम्स अटैक किया एंड हिज फेमस अटैक वाज सोमनाथ अटैक, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, और उसको प्लंडर करके वो चला जाता है। देन मोहम्मद गौरी का जो अटैक होता है वो होता है अराउंड 1200 एंड उसी का एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो वहीं से हमारी स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ये जो दिल्ली सल्तनत चैप्टर है इसमें बेसिकली आपको यही चीज़ें, अब मैं आपको इनिशियल रीडिंग करके एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टीज 5 बेसिकली आई। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। ठीक है, आपकी का ये चैप्टर है, वेरी ब्रीफ स्टडी है अबाउट द दिल्ली सल्तनत, जिसमें स्लेव डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक who was a very important slave of मोहम्मद गौरी। ठीक है, चलिए इसकी रीडिंग के साथ आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ मिडिवल हिस्ट्री एंड ऑल्सो द पायनियर चैप्टर, जो कि आपको मिडिवल हिस्ट्री के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इन चैप्टर 2 we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdom. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? आपने नोटिस किया होगा कि Delhi was not made the capital. That was because Delhi became an important city only in 12th century. क्योंकि दिल्ली 12th सेंचुरी में ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनती है। आपको बता दूं दिल्ली और अजमेर जो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट सिटीज थे, क्योंकि इंडिया में लास्ट इंडियन रूलर्स वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी को याद होगा, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, चौहान और चहमान डायनेस्टी, दे हैड देयर कैपिटल एट दिल्ली एंड अजमेर। पृथ्वीराज चौहान इसी डायनेस्टी के थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जब डेथ होती है मोहम्मद गौरी से लड़ाई करते हुए, तो दैट वाज द बैटल ऑफ तराइन। वहीं से मुस्लिम एंट्री बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तोमर राजपूत देखिए दिया है ना, तोमर चौहान से डिफरेंट राजपूत से हु स्टार्टेड रूलिंग हियर, हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय चौहान्स। इन चौहान्स की मैं अभी बात कर रही थी, पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर। इट वाज अंडर द तोमर एंड द चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here called Delhi Wal. ये क्वेश्चन कई बार सिविल्स के एग्जाम्स में आ जाता है, व्हाट इज दिल्ली वाल? Delhi was a very important coin minted in the Delhi city by the Rajput rulers like Tomars and Chahmans or Chauhans. Had a wide circulation. ये देखिए, the transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. दिल्ली से दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। Take a look at the table 1 again and identify the 5 dynasties together made Delhi Sultanate. ये मैंने आपको बताया हुआ है, इन 5 डायनेस्टीज का ये जिक्र कर रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत को फॉर्म करते हैं। द दिल्ली सल्तनत built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map 1 and कोहना, सीडी एंड जहांपना, ये सब डिफरेंट सिटीज के नाम दिए गए हैं जो कि दिल्ली के एडजेसेंट एरियाज थे। अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग से पहले दिल्ली एरिया में। देखिए, राजपूत डायनेस्टी, एज आई हैव अर्लियर डिस्कस, तोमर, अनंग, पाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान was one of the most important ruler of Rajput dynasty and he belongs to चौहान और चाहमान रूलर्स। नाउ ये इन्होंने रूल किया, इनका टाइम पीरियड दिया है अर्ली टर्किश रूलर्स। उसके बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत के फॉर्मेशन का टाइम, जिसकी फॉर्मेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। आई टोल्ड यू अर्लियर ही वाज द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी. यू कैन राइट हियर विद पेंसिल, स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड दिस डायनेस्टी, who was one of the very important slave of
मोहम्मद गौरी। और इस डायनेस्टी की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस डायनेस्टी का हर एक रूलर अपने प्रीवियस डायनेस्टी का स्लेव था। लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफ मोहम्मद गौरी, शमशुद्दीन इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ऑफ ऐबक, रजिया वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश जो कि बहुत ही टैलेंटेड थी, एंड शी वॉज द वन एंड सिंगल लेडी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में किसी भी लेडी ने रूल नहीं किया एक्सेप्ट रजिया सुल्ताना। नाउ गयासुद्दीन बलबन, ही वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद आती है दिल्ली सल्तनत की सेकेंड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, विच वॉज फाउंडेड बाई जलालुद्दीन खिलजी। एंड खिलजी डायनेस्टी लेटर प्रमोटेड ग्रोथ करती है, उसके सन अलाउद्दीन खिलजी ने उसका बहुत ज़्यादा लगाया है। यू कैन से अलाउद्दीन खिलजी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्ट्रॉन्ग इनफ। जैसे कि आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़े हैं कि कुछ कुछ रूलर्स लाइक अशोका द ग्रेट थे, उसी तरह से मिडिवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही दिल्ली सल्तनत में उसको खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आप जब इनिशियल स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। नाउ देन केम तुगलक डायनेस्टी, ये थर्ड डायनेस्टी थी। फर्स्ट स्लेव, सेकेंड खिलजी एंड थर्ड डायनेस्टी वॉज तुगलक डायनेस्टी which was founded by गयासुद्दीन तुगलक who was very normal ruler, but उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, he was one of the most important ruler of Delhi Sultanate। और आप चैप्टर के स्टडी में देखेंगे that he was the one and only ruler who was known as the wisest fool। इसको क्यों कहा गया ये आपको लाइक स्टोरी में आगे बताऊंगी। एंड देन हिज कजन फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का रूलर बनता है। नाउ दस एंड्स द थर्ड इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी, एंड हियर स्टार्ट्स द फोर्थ डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। इट वाज लाइक अ नॉर्मल डायनेस्टी, इट वाज फाउंडेड बाय खिज्र खान, एंड देन कम्स द लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी वर द थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स जो इस डायनेस्टी में थे। सिकंदर लोधी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे जब आप इस मिडिवल हिस्ट्री के आगे जाएंगे, दैट ही वाज द ओनली वन हु फॉट द बैटल ऑफ पानीपत विथ बाबर। ठीक है, और बाबर जो है वो जीत जाता है, एंड देन स्टार्टेड सुल्तनत पीरियड। ठीक है, अभी हम देन स्टार्टेड मुगल पीरियड, तब हम मुगल पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। ये अभी हमें इन 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को लेते हुए यू कैन राइट हियर वन, जिसका आप देंगे स्लेव डायनेस्टी, यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड यू कैन पॉइंट आउट हियर सेकंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड इज तुगलक, फोर्थ इज सैयद, एंड फिफ्थ डायनेस्टी वाज द लोधी डायनेस्टी। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे हम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत को एक्सप्लोर करेंगे। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable art history, तारीख, मतलब इसको हिस्ट्रीज कहा जाता है, वेरियस बुक्स होती हैं। तवारीख यानी प्लूरल, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultanate. You need to mark here what was the language in Delhi Sultanate. The language in Delhi Sultanate was Persian. Okay, you have to know down this. The Persian ये आपसे कभी पूछा जा सकता है, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? It was Persian, the language of administration in Delhi Sultanate. Now, the author of Tawarikh यानी history were learned men, secretariat, administrator, poet and courtiers। आपको पता होगा कि पहले के रूलर्स अपने कोर्ट में इन लोगों को शेल्टर देते थे ताकि उनके वर्क, उनकी चीज़ों को हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए, रिटन वर्क में रिकॉर्ड किया जाए, ताकि वो आगे की जनरेशन तक जा सकें। जैसे हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, हमें इनकी इंफॉर्मेशन इन्हीं तवारीख से मिली है। ये तवारीख जो है ये बेसिकली इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हु बोथ काउंटेड इवेंट्स एंड एडवर्टाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, उनके रूल को बताते हुए। ठीक है, देखिए 4 स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? आपने पढ़ा है इंडियन हिस्ट्री में, दैट रिटन बाय मैनुअल, मैन पावर, मैनुअली। प्रिपेयरिंग द पेपर, देखिए कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है पेपर को मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए। राइटिंग द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट रिटन हो रही है, देखिए
इंक इसमें डिप करके, वेट इंक में पेन डिप करके लिखा जा रहा है। मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, गोल्ड को मेल्ट किया जा रहा है ताकि हाईलाइट किया जा सके इंपॉर्टेंट चीजों को। प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग्स, और लास्ट में बुक की बाइंडिंग की जा रही है। यही सब बुक्स हमें आर्काइव्स यानी जहाँ पे हिस्ट्री की बुक्स रखी जाती हैं, दिल्ली आर्काइव एंड अदर स्टेट आर्काइव्स में मिली हैं। Now, do you think the circle of justice is an appropriate term to describe the relationship between the king and the subject? ये तो हमें इस बुक को पढ़ के ही पता चलेगा कि किंग और उसके सब्जेक्ट के रिलेशंस कैसे थे। Now, I'll start here the circle of justice. Fariq A. Mudabbir, there's a book written in 13th century. A king cannot survive without soldier, and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. ठीक है, एक तरह से आपको इस राइटिंग में दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव रूल एंड पब्लिक रिलेशनशिप बताई गई है। नाउ आई विल स्टार्ट हियर द नेक्स्ट पेज। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। The author of Tawarik lived in cities, mainly Delhi, and hardly even in villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich reward. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everyone. ये तवारीख यानी हिस्ट्री की जो बुक्स उसमें लिखी गई हैं उनके बारे में आपको जनरल से इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ लुक हियर, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश, ही वाज द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, द सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो जस्ट फॉर्म किया, मेन एडमिनिस्ट्रेशन इल्तुतमिश ने शुरू किया। इल्तुतमिश डॉटर रजिया became sultan. The chronicles of the age, Minhaj-e-Siraz recognized that she was more able and qualified than all her brothers. उसके ब्रदर्स भी थे, दे वर स्टेप्स ऑल्सो, पर उन सबको छोड़ते हुए जो इलेक्शन हुआ, जिसमें नॉमिनेशन हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, हु विल बी द नेक्स्ट रूलर, रजिया सुल्ताना को इलेक्ट किया गया। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। पर आप समझ सकते हैं ये बात हो रही है 12th-13th सेंचुरी की, उस समय कितनी ऑकवर्ड कंडीशन होगी मुस्लिम सोसाइटी के लिए एक फीमेल एज अ रूलर एक्सेप्ट करना। एंड शी वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय सेवरल कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियंस। उसकी बहुत ज्यादा आलोचना यानी क्रिटिसाइज किया है, बुराई की गई है। Nor were the noble happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. बहुत ही कम टाइम के लिए रजिया सुल्ताना रूल करती है, उसको हटा दिया जाता है। एंड देन देयर स्टार्टेड द रूल इन दिल्ली सल्तनत ऑफ बलबन, हु वाज अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए बर्थ राइट क्या थे, प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ द बर्थ। ये जो बर्थ राइट की बात की गई है ना, ये रूलर के बारे में की गई है, दैट ही हैज द बर्थ राइट. He inherits the right to govern because he was born in certain families like family of king. Now gender distinction, ये उस समय बहुत ज्यादा था. रजिया's rule was not at all accepted by everyone. देखिए what Minhaj Siraz thought about Razia. क्या सोचता था Minhaj Siraz thought that the queen rule went against the ideal social order created by God. She was ruling against the will of God. भगवान या खुदा ये नहीं चाहता था कि एक लेडी रूल करे, in which women were supposed to be subordinates to men. उनको घर पे ही रहना चाहिए और men को फैमिली रनिंग में subordinates की तरह से cooperate करना चाहिए. He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all her excellent qualities? ये एक तरह से उसकी बुराई की गई है, उसको क्रिटिसाइज किया गया. ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन्ड दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश. This was in contrast to the queen Rukumuddin Dev. He was one of the brother of Razia of the Kartikeya dynasty of Warangal. रुद्रमन देवी, अच्छा एक तरह से एक रूलर से, हाँ सॉरी आई वांट टू करेक्ट हियर, रजिया की का कंपैरिजन किया गया है रुद्रमन देवी से, जो कि काकतीय डायनेस्टी की वारंगल एक एरिया है आज भी तमिलनाडु में, वहां की रूलर थी. मॉडर्न आंध्र प्रदेश तमिलनाडु समय एक साथ में थे, ये तब की बात की गई है. रुद्रम देवी changed her name on her inscriptions and pretended
शी वॉज अ मैन। अनदर क्वीन दिद्दा, ये कंपैरिजन किया गया है डिफरेंट क्वीन से जो इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में रूल किया। देयर वाज अ रूलर ऑफ कश्मीर जिनका नाम था रानी दिद्दा, रूल्ड इन कश्मीर। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंगली इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली एफेक्शनेट टर्म गिवन टू लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट। एक तरह से उसका कंपेयर किया गया है। मिन्हाज सिराज वॉज हिमसेल्फ कंफ्यूज्ड कि उसको प्रेज करना चाहिए रजिया सुल्ताना के रूल को या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही कंपेयर्ड हर रूल विद टू इम्पोर्टेंट क्वींस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। देखिए, एक्सप्रेस मिन्हाज आइडिया इन योर ओन वर्ल्ड, ये आपको कहा गया है कि वो क्या कहना चाहता है, इसको आप सोचिए। रजिया शेयर्ड दीज आइडियाज। Why do you think it was so difficult for a woman to be ruled? क्योंकि as per the mythology and religious beliefs, जो इनहेरिटेंस है रूल का वो किंग्स के ही पास माना गया है मुस्लिम क्रोनोलॉजी में, मुस्लिम रिलीजियस टर्म्स में। ठीक है, नाउ यहाँ पे दिखाया गया मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश, हु वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड स्लेव डायनेस्टी आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक एंड हु स्टार्टेड रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल इन दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश। ही, उसके बारे में एक बात आपको बता दूं, इल्तुतमिश वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर हु मिंटेड कॉइन्स इन हिज नेम्स, जिसने अपने ही नाम के कॉइन्स निकाले। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए कितना वास्ट उसने, गैरिसन टाउन टू एम्पायर, पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये इल्तुतमिश ने कैप्चर किया हुआ है। वो यहाँ उसमें इंडिया वाज नॉट पार्टीशन, देयर वाज नथिंग लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड ऑल, ठीक है ना। उसने इतना, ये देखिए पाकिस्तान भी इन बिटवीन आता है, रिसेंट पाकिस्तान, ये सारा का सारा उसके एरिया में आता था। ये देखिए, इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत रियली वेंट बियॉन्ड heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultan seldom controlled the hinterland of the cities. What for hinterland? The land adjacent to the city or port that supplied it with good and services. ठीक है, तो were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. इसीलिए सुल्तान का रूल सिर्फ सिटीज पे ही नहीं, उसके हिंटरलैंड एरिया पे भी था। इल्तुतमिश के बारे में बात हो रही है। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन, व्हाट इज गैरिसन टाउन? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, ये सब इल्तुतमिश ने अपने कैप्शन में ले लिया था। इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। Rebellions were even bad weather could snap fragile communication routes. The state was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governor who rebelled at any sign of Sultan's weakness. ठीक है, the Sultan barely survived these challenges. Its expansion occurs during the region of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. ये आपको रीजन दिए गए हैं कि इन लोगों के लिए आफ्टर इल्तुतमिश बलबन एंड खिलजी डायनेस्टी के लिए रूल करना आसान क्यों हुआ, क्योंकि ही वाज द वन हु कैप्चर्ड द गैरिसन एंड हिंटरलैंड area in Delhi Sultanate. The first set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of garrison town. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga, Yamuna, Doab and hunters, gatherers and pastoralists expelled from their habitat. इन सबको यहाँ से, इन एरिया से भगा दिया गया और तब जाके अलाउद्दीन खिलजी एंड लेटर रूलर्स के लिए दिल्ली सल्तनत को कैप्चर करना इजी रहा। नाउ दीज लैंड्स वर गिवन टू पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड। ये एरिया कैप्चर करके एग्रीकल्चरलिस्ट को दे दिया गया ताकि वो यहाँ पे अपने गैरिसन बना सकें और आराम से कल्टीवेशन कर सकें। टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, ऐसा करने से ट्रेड रूट भी सेफ हो जाएगा और रीजनल ट्रेड भी आराम से किया जा सकता है। द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर्ड ऑल along the external frontier of Sultanate. Military expedition into southern India started during the reign of Alauddin Khilji. As I have earlier told you, one of the most powerful ruler of Delhi Sultanate was one of Khilji dynasty. His name was Alauddin Khilji. और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मिलिट्री एक्सपीडिशंस बहुत ही तेजी से किए जाने लगे। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक। इन देयर कैंपेन Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals. जो भी लोकल रूलर्स थे उनके आर्मी, आर्म्स,
और जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल होते थे उन सबको इन लोगों ने कैप्चर कर लिया और अपने एम्पायर को और ज़्यादा रिच बनाया। नाउ बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक, अब सीधे ये तुगलक डायनेस्टी पे स्लेव डिस्क्राइब कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड वन लाइन में बलबन से। नाउ खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेंशन से डिस्क्राइब कर दिया इस चैप्टर में। और अब सीधे तुगलक डायनेस्टी पे आ गए विच वॉज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक एंड हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया देखिए। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate controlled, collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its reign. But how complete and effective was its control over such a vast territory? ये इतनी वास्ट एम्पायर एरिया में टेरिटरी में कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, इट वाज नॉट एन इजी टास्क। देखिए अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन इनटू साउथ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने नॉर्थ रीजन ऑक्यूपाइड यानी एक्सपेंड करने के साथ ही अपना कॉन्सेंट्रेशन साउथ इंडिया पे किया। और साउथ इंडिया में डिफरेंट टाइम पे देखिए 1299 से उसने रूल करना शुरू किया था। सबसे पहले गुजरात टारगेट किया, देन रणथंबोर इन राजस्थान, चित्तौड़ की सारे एरिया जो है डेट वाइज दिए गए हैं कैसे 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 उसने मदुरई पांड्या रूलर यानी तमिलनाडु केरला तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। लुक एट हियर अ पिक्चर इज देयर, कुतुब इस्लाम मस्जिद, इट वाज यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इट वाज मैं आपको बता दूं कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। मॉस्क एंड मीनार built during the last decade of the 12th century. This was congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultanate, describes in the chronicles as Delhi Kuhna. The mosque was enlarged by Iltutmish. कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इसको एनलार्ज किया उसके बेटे उसके स्लेव इल्तुतमिश ने एंड अलाउद्दीन खिलजी लेटर डायनेस्टी ने। द मीनार वाज बिल्ड बाय 3 सुल्तान्स, देखिए ना नाम दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड शाह फिरोज शाह तुगलक ने इसको मॉस्क को बनवाया और इसको एक्सपेंड किया जो दिल्ली के पास बनी थी। द मस्जिद, मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद, मस्जिद और मॉस्क एक ही चीज है। इन अरेबिक वर्ड्स में लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम prostrates in reverence to Allah. In a congregational mosque, masjid is jami masjid से कहा जाता है, जामा मस्जिद। Muslims read their prayers, namaz together. Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader. इमाम, जिसे हम जैसे मंदिरों में पुजारी कहते हैं ना, उसी तरह मस्जिदों में इमाम होते हैं। For the rituals of prayers, he also delivered the sermon खुतबा during the Friday prayer. Friday prayer को कोई डिक्लेरेशन होती थी उसे खुतबा कहा जाता था जो इमाम करता था। During prayer, Muslims stand facing मक्का, मक्का इज इन सऊदी अरबिया इवन टुडे, उसकी तरफ फेस करके, क्योंकि उनका मानना है कि मेन अल्लाह इज लिविंग देयर, सो उसकी तरफ फेस करके मक्का मदीना की तरफ फेस करके वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। इन इंडिया दिस इज द वेस्ट, इंडिया का ये वेस्ट डायरेक्शन है क्योंकि आपको पता है इंडिया के वेस्ट साइड ही अरब कंट्रीज हैं। दिस इज कॉल्ड द किबला। नाउ बेगमपुरी मॉस्क, एक और मॉस्क के बारे में बताया है, बिल्ड इन द रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक। आई डोंट थिंक बट आपको ये मार्क करना चाहिए, like it can be a question here. Look here, the mosque which was built by Quwwatul Islam Masjid was built by Qutubuddin Aibak, or the one who built Qutubuddin Aibak built a mosque named Quwwatul Islam Masjid, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ बेगमपुरी मॉस्क देखिए ये किसने बनवाई, यदि ये ऐसे आप मार्क करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, इट वाज बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक, द सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अब देखिए द दिल्ली सुल्तान built several mosques in the cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam. इसीलिए इतनी सारी मॉस्क बनाए because they wish to protect Islams and Muslims. Mosque also help to create the sense of community of believers. ठीक है, जो भी इस्लाम को मानना चाहते हैं उनके लिए एक रिलीजियस सेंटर, एक प्रेयर सेंटर बनाया गया। मोट की मस्जिद बिल्ट इन द रीजन ऑफ
ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, हु बिल्ड द मोट की मस्जिद किसने बनवाई? मोट की मस्जिद इट वाज बिल्ड बाय सिकंदर लोदी। ठीक है, लोदीज मिनिस्टर, फिर भी नाम इसी का लिया जाता है। हु शेयर्ड अ बिलीफ system and code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of community because Muslims came from a variety of background. Mosque of Zamiyat Kamali built in later 15th century. या different mosques के बारे में आपको बताया गया है। Now a closer look administration and consolidation under the Khilji and Tughlaqs, क्योंकि मेन एडमिनिस्ट्रेशन खिलजी डायनेस्टी के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही शुरू हुआ, इसलिए उसको एक व्यू करना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है। देखिए, the consolidation of a kingdom as vast as Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains and governors, the early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called Bandgan. दीवानी बंदगान डिपार्टमेंट वॉज बिल्ड बाय इल्तुतमिश। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है कि दीवाने बंदगान यानी बहुत सारे स्लेव्स का ग्रुप बनाया, किसने बनाया? स्लेव्स को कलेक्ट करना किसने शुरू किया? अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए ये काम शुरू किया स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर इल्तुतमिश ने। They were carefully trained in man, some of the most important political officers in the kingdom, since they were totally dependent upon the masters and Sultan could trust and rely upon them. ये slaves इतने reliable होते थे कि सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स इन पे बहुत ज्यादा रिलाय करते थे। देखिए, slave rather than son. The sultans were advised a slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it need a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that the worthy and experienced slave is better than his son. मतलब एक स्लेव जैसे किसी गरीब को लेके या किसी भी टैलेंटेड को लेके पाला जाए, उसको अच्छी एजुकेशन दी जाए, खिलाया पिलाया जाए, तो एक अच्छा स्लेव उस समय बन सकता था। इसी तरह से राजा स्लेव्स को शेल्टर देते थे और उनको बहुत ही अच्छे से रखते थे, ट्रेनिंग देते थे। इस तरह से ये स्लेव अपने किंग्स के बहुत ज्यादा काम आते थे। किंग्स आई मीन सुल्तान्स के बहुत ज्यादा काम आते थे। देखिए, अ क्लाइंट इज समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। ठीक है, द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज बंदगान department and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. Humble birth समझ रहे हैं? You can call it like in वो गरीब लोग जिनका जन्म जो कि बहुत ही छोटी फैमिलीज में पैदा हुए हों। ठीक है, इनको खिलजी और तुगलक्स ने शेल्टर दी एंड दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, और इनको बहुत ही अच्छा ट्रेन करके, पाल के, खिला पिला के, पढ़ा के अपने जनरल्स और गवर्नर्स बनाया। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their hires। समझ रहे हैं? आप कह सकते हैं कि जैसे एक राजा का स्लेव है, एक सुल्तान का स्लेव है, उसके साथ तो ऑनेस्ट रहेगा, पर आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान उसके बेटों के साथ, उसके बच्चों के साथ ही ऑनेस्ट रहे, ऐसा दिल्ली सल्तनत में नहीं हुआ। New sultans had their own servants. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high, क्योंकि जब ये बहुत अच्छे पढ़ लिख जाते थे, टैलेंटेड हो जाते थे, तो कई बार इन्होंने सुल्तान्स का कॉपोज भी किया। मीन्स सुल्तानों के सन्स को यदि वो टैलेंटेड नहीं है तो सीट्स पे बैठने के लिए। देखिए, आपने पूरी दिल्ली सल्तनत में ये चीज मैन्युटली जितनी भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई उसमें नोट किया होगा। स्लेव डायनेस्टी में सिर्फ इल्तुतमिश की डॉटर रजिया ही थी जो सुल्तान बन पाई कुछ समय के लिए, अदरवाइज कोई भी सुल्तान प्रीवियस सुल्तान का बेटा नहीं था। दे वर ओनली द स्लेव्स। खिलजी डायनेस्टी में ये चीज नहीं हुई, जलाउद्दीन खिलजी का बेटा अलाउद्दीन खिलजी आया। इन द सेम वे तुगलक डायनेस्टी में भी सन ही राजा बना, लेकिन स्लेव डायनेस्टी की स्पेशली बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो कि
अपने फादर से सुल्तान बन किससे इनहेरिटेंस में सुल्तानत लेके आया हो। ठीक है। ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, देखिए यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी की बात की गई है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर अ वाइस डिस्टिलर, फिरोज हजाम अ बाबर मंक, मतलब आपको बताया गया है, अ कुक एंड टू ग्रैंडर्स गार्डनर्स, Lara and Pira, two high administrative posts. Ziauddin Barni, a mid-14th century chronicler, reported their appointment a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. कई इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया कि शायद सुल्तान अच्छा रूल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे अपने स्लेव्स को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है ना, ये लोकल पोएट्स ने इस तरह से स्लेव डायनेस्टी में स्लेव अपॉइंटमेंट को क्रिटिसाइज किया। Now, like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders. यही जो आपको मैंने बताया कि स्लेव डायनेस्टी में तो स्लेव भी रूलर बने, लेकिन खिलजी और तुगलक में क्या हुआ, मिलिट्री कमांडेंट्स को अपॉइंट किया गया। देखिए मोनार्क, यू कैन मार्क हियर, monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Ikta. Now there can be a question here, what were Iktas? And their holders were called iktidars, who were iktidars or muktis. They were the holders of the particular land, ikta. Now, the duty of muktis was to lead military campaign and maintain law and order in their iktas. In exchange for their military services, the muktis collected a revenue of their assignments as salary. They also paid their soldiers from these revenues. Control over muktis was most efficient if their offices were not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of services were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. Now, accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the mukti. Care was taken that the muktis collected only the tax prescribed by the state and that he kept required number of soldiers. मतलब ये जो इक्ता एरियाज होता था, ये मुक्तीज को रूल करने के लिए तो दिया जाता था, पर द मुक्तीज उनका वहां पे एक तरह से कलेक्शन के अलावा कोई ज्यादा काम नहीं था। मतलब दे रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये सब तो कर सकते थे वो, लेकिन जस्ट एक नाम के वो वहां के रूलर्स माने जाते थे। ठीक है, उनको वो इवन ज्यादा टैक्स भी नहीं ले सकते थे जितना स्टेट ने प्रेस्क्राइब किया था। Now, as the Delhi sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samantas. Now, the landed chieftains, Samantas, क्या करते थे? Aristocrats and the rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collections of revenue under its control. ये किसके टाइम पे हुआ था? Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under their own control. Alauddin Khilji के time हुआ. The right of the local chieftains of levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. The Sultan administration measured the land and kept careful account. Some of the old chieftains and landlords served the sultans as revenue collectors and accessories. There were 3 types of taxes. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कल्टीवेशन पे जो टैक्स होता था, what was खिराज. खिराज was the tax collected on the cultivated amount. And on cattle, second type का टैक्स था, cattle पे लिया जाता था. And on houses, house tax भी collect किया जाता था. ये सब important taxes थे दिल्ली सल्तनत के. Now it is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultanate. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi and soon after annexing southern India, the entire region became independent. Even the Gangetic Plain, they were fostered area that Sultan forced could not penetrate. Local chieftains established their rules in the region. Sometimes the rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short time. ये just आपको adjacent area के बारे में बताया है कि वहां पे ज्यादा दिन तक रूल नहीं हो सका. नाउ क्योंकि वो आउटर एरियाज थे लाइक बंगाल. द मंगोल्स, ये देखिए, ये उस समय मंगोल रूल बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया में. अंडर
जंगीज खां, आप इसको चंगेज खां कह सकते हो हिंदी में। गेंगिस खां इन्वेटेड ट्रांसऑक्सिकाना in northeast India in 1290 and the Delhi Sultanate faced their onslaught. ये आपको मैं आगे बताऊंगी कि what were who were Mongols and why did they invaded India. Mongol attack on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji in the early years of Muhammad Tughlaq rules. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posted a huge administrative challenge. Now इस तरह से सुल्तान पीरियड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है मंगोल इन्वेजन के टाइम। देखिए आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है एक चार्ट बना के। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस 1299 and 1302 as a defensive measure. Alauddin Khilji raised a large standing army. ये important question है। Who established a large standing army in Delhi Sultanate? Alauddin Khilji। ठीक है, फिर क्या क्या? Alauddin Khilji constructed a new garrison town named Siri. A town Siri near Delhi was constructed by Alauddin Khilji. The soldiers had to be fed. सोल्जर्स को फीडिंग भी करनी पड़ती थी। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन खिलजी उन सोल्जर्स को पे भी करता था जो इस टाउन की सेफ्टी करते थे। अलाउद्दीन खिलजी चूज टू पे दिस हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रेदर देन इन इक्तास. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi and it was thus feared that merchants would raise their price. ठीक है, Alauddin administrative measures were quite successful. As administrator, एक successful administrator कहा जा सकता है Alauddin Khilji, and chronicles praised his reign for his cheap prices. ठीक है, उसने बहुत अच्छा मार्केट कंट्रोल किया था। efficient supplies of good and services in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. और मंगोल इन्वेजन से भी अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा सेफ रखा। जबकि उसके नेक्स्ट रूलर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो सुल्तान वाज अटैक्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन द मंगोल आर्मी। मंगोल ने अटैक किया था इसके टाइम पे, वर डिफीटेड। मंगोल तुगलक मोहम्मद तुगलक वाज confined about the strength of his army and his resources to plan an attack on ट्रांसऑक्सिकाना, क्योंकि उसमें मंगोल्स अटैक कर ही रहे थे। गंगीज खां पे उसने अटैक किया और उसको हरा दिया। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग न्यू गैरिसन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना ध्यान न्यू गैरिसन कंस्ट्रक्ट करने की बजाय ओल्ड को 4 सिटीज ऑफ दिल्ली सल्तनत को उसने और ज्यादा एस्टेब्लिश किया। ना प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज अ टैक्स, सेम काम करता था अपनी आर्मी को फीड करने के लिए, कलेक्टेड टैक्स से फीड करता था। एंड मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। पहले पेमेंट काइंड में भी होती थी, पर like Alauddin Khilji, he also paid salaries in cash. He used a token currency. एक टोकन करेंसी लाया था मोहम्मद बिन तुगलक, बाद में जो सस्पेंड हो जाती है उस टोकन करेंसी से भी उसने उन आर्मीज को पेमेंट किया। ना मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर, लेकिन ही वाज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। Who was the best administrator of Delhi Sultanate? Administrator was Alauddin Khilji. His campaign into Kashmir was a disaster. He then gave up his plans to invade Transoxicana. ठीक है, now in the list of Muhammad Tughlaq failure, we sometimes forget that the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin Khilji defensive measure, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. The Sultanate in the 15th and 16th century. Now just have a look. You will notice that after Tughlaq, the Sayyid and the Lodhis were the last important dynasties of Delhi Sultanate. From Delhi and Agra until 1526, they ruled by the Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans. Slave dynasty का एंड होता है और अफगान्स और राजपूत थोड़े समय तक रूल करते हैं। Now some of the state established periods were built small, powerful and extremely, ये आपको बताया गया है कि इसके एंड पे कुछ powerful states आए, but they were not very much glorious. Now let's start with the back exercise of the chapter. Let's recall, means you have to require the question answers. Now question number 1, which ruler first established his or her capital at Delhi? The Tomar rulers were the first.
They were the Tomar Rajputs. They first of all made Delhi as their capital. Now, what were the language of administration under the Delhi Sultanate? आपको याद होगा, ये मैंने आपको मार्क भी कराया है. पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, दैट वाज पर्शियन. Okay, somewhere I made you mark this answer. That Persian language was officially used by the people of Delhi Sultanate. Now the third one is about, now let's come to the question answer explanation. I am not able to find the solution here. Now, in whose reign did the sultanate reach its farthest extent? इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा सल्तनत पीरियड में एक्सटेंशन कब हुआ? Like in the explanation of the chapter, I explained you that Alauddin Khilji was the one who expanded largely, but basically it was expanded in South India. So the answer is Muhammad bin Tughlaq. He was of Tughlaq dynasty. From which country did Ibn Battuta travel to India? Ibn Battuta was a Chinese African traveler who came to India from Morocco. Ibn Battuta, right? He came to India. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो किसके टाइम पे आया था? He came to India during the rule of Tughlaqs at the time of Muhammad bin Tughlaq. Now question number, you can see 5. The answer I have written down here. You can copy it either. According to the Circle of Justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे अंडर सुल्तान, जो सुल्तान के लिए काम करते थे, उनकी सैलरी कहाँ से आती थी? उनकी सैलरी आती थी उन टैक्सेस, रेवेन्यू कलेक्शन से जो कि पेजेंट्री के प्रोड्यूस पे सुल्तान लेता था. इसीलिए दे हैड टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पेजेंट्री इन माइंड. इसीलिए उनको पेजेंट्री यानी किसानों का फायदा ध्यान में रखना पड़ता था. द आंसर इज रिटन हियर इन about 2 lines. The salaries of military commanders were generated from the revenue as tax collected after the produce from the peasants. Peasants yani kisan. Peasants when happy could pay taxes in better way. So according to the Circle of Justice, it was important for military commander to keep the interest of the peasantry in mind. इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली थी. Now, what is meant by internal and external frontier? देखिए, 2 तरह के फ्रंटियर थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल दिल्ली सल्तनत में इंटरनल फ्रंटियर का मतलब है दैट वाज द हिंटरलैंड और गैरिसन टाउन, जहाँ पे कि मेन सुल्तान रूल करता था. एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स द एरिया बियॉन्ड द इंटरनल फ्रंटियर, जो इंटरनल फ्रंटियर एरिया नहीं होते थे. Now question number 7, what were the steps taken to ensure that muktis perform their duties? Why do you think they may have wanted to defy the order of the सुल्तान? इस क्वेश्चन का मतलब ये बताया गया है कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए जो मुक्तीज, आपको याद होगा मुक्तीज वर द ऑनर्स ऑफ द इक्ताज, कि वो अपनी ड्यूटीज ठीक से परफॉर्म करें. द इक्ताज वर द एरिया असाइंड टू मुक्ति फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. सो इनके ऊपर ऑफिशियल्स रखे सुल्तान ने जो कि ठीक से ये ऑब्जर्व कर सके कि कहीं ये मुक्ति ज्यादा टैक्स तो नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही टैक्स कलेक्शन होना चाहिए जितना कि सुल्तान ने असाइन किया है. सो द आंसर इज रिटन हियर. The muktis were assigned the iktas for the collection of taxes by the sultan and were checked upon for the collection of assigned revenue by different officials. These positions were temporary. Their positions was temporarily. यहाँ लास्ट में दिया है ना कि आप क्यों लगता है कि वो किंग की आज्ञा नहीं मानेंगे. They wanted to defy the order of the sultan because वो कितनी भी मेहनत कर लें, their positions were temporary. So I think they may have wanted to defy the order of the sultan. इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है वो सुल्तान की आज्ञा कई बार न माने क्योंकि वो परमानेंट पोजीशन पे नहीं थे. Now question number 8, what was the impact of Mongol invasion on the Delhi Sultanate? पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे मंगोल इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए, मंगोल इन्वेजन आपको याद होगा इस चैप्टर के बिगनिंग में हमें गंगेज खान के टाइम से पढ़ा है कि शुरू हो गया था, पर 12th एंड 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मंगोल इन्वेजन बहुत तेजी से होने लगते हैं. ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे ज्यादा इन्वेजन्स हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे शुरू हो चुके थे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड किए. सो द आंसर इज हियर, मंगोल इन्वेजन से दिल्ली सल्तनत टेरिफाइड द रूलर्स भी टेरिफाइड हुए क्योंकि उनके टेरिटरीज खतरे में आ गई. एंड वेरियस अरेंजमेंट्स वर मेड टू डील विद देम. अरेंजमेंट्स वर एज फॉलोज. क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए? पहला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन
एट सीरी नियर दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया टाउन बनाया दिल्ली के पास जिसका नाम सीरी रखा। इस टाउन को बनाने का रीजन ये था कि दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से किंगडम को प्रिजर्व किया जा सके मंगोल इन्वेजन से। द सोल्जर्स वर पेड विद हाई सैलरीज जनरेटेड फ्रॉम द टैक्सेस इम्पोजिंग 50% रेट ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पेजेंट ऑन पेजेंट्स। ठीक है, ये उसने एक तरह से अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग और एक सीरी हिडन एरिया में रखा कि जब भी मंगोल इन्वेजन हो वो सोल्जर्स कलेक्ट हो सके और मंगोल से लड़ सकें। और उनकी सैलरी बहुत ही हाई होती थी जो कि टोटल टैक्स ऑन द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पॉलिसी दी थी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, यानी मार्केट में जो भी चीजें जैसे आज भी हमें मिलती हैं तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज होने के बाद ही हमें मिलती हैं, वो ओरिजिनल जनरेटेड प्राइस से नहीं मिलती हैं। सेम थिंग यहाँ पे हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल टैक्स 50% लोगों पे उन प्रोडक्ट्स पे लगा के उनसे अच्छे से वो चीजें खरीदी और उनको अच्छे से वो चीजें बेची और उसके बाद जो इनकम आती थी उससे सैलरीज पे की जाती थी। नाउ नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। आपने सुना होगा टू सेव द किंगडम फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट की, देन ही फाउंड द कंडीशन अनफेवरेबल इन दौलताबाद। फिर उसने क्या किया? अपनी कैपिटल फिर से दौलताबाद से दिल्ली ले गया। यानी जो लोग दिल्ली से दौलताबाद ले जाए गए, जहां पे प्रॉपरली वो सेट थे वहां से मूव किए गए, तो उनमें से कई लोग रास्ते में, क्योंकि उस समय ऐसा कोई मोड ऑफ कन्वेंस नहीं था एक्सेप्ट कार्ट एंड फुट वॉकिंग। ठीक है, तो काफी लोगों के रास्ते में डेथ हो जाती है। और जब उसने देखा कि बहुत ज्यादा लाइफ लॉस हो चुका है तो उसने फिर लोगों को बोला कि अब हम दौलताबाद से फिर से दिल्ली चलेंगे। तो जो बचे कुचे लोग थे, कहा जाता है ऐसा हिस्ट्री बुक्स में कि वो भी मर गए। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के कई डिसीजंस ने उसे वाइजेस्ट फूल किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत का कहा है, एक तरह से उसको हिस्ट्री में कहा गया है। ठीक है, तो ऑल द आंसर्स आर क्लियर हियर एंड देन लेट्स डिस्कस। अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक द ऑथर ऑफ तवारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन? क्या आपको ऐसा लगता है कि द ऑथर ऑफ तवारीख यानी हिस्ट्री के जो राइटर्स होते थे, इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में दिल्ली सल्तनत के ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की इंफॉर्मेशन दी है? नो, मुझे नहीं लगता है। इसका आंसर नो आप लिख सकते हो, या जस्ट डिस्कशन के लिए है, ये क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, बट आपको जानना चाहिए व्हाइल यू हैव गॉन थ्रू द चैप्टर। वो सिर्फ अपने सुल्तान की प्रेज के बारे में, उनकी विक्ट्रीज के बारे में ही लिखते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो अगेन टू डिस्कस, रजिया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्यों थी आपको पता होगा? शी वाज द वन एंड ओनली लेडी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? डेफिनेटली आज तो वुमेन लीडर्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंडिया में, और दुनिया में ज्यादातर देशों में वुमेन मोनार्क या रिपब्लिक या कोई भी कंट्री हो डेमोक्रेटिक, वुमेन लीडर्स वहां पे हैं। तो एट दैट टाइम इट वाज रेयर, पर आज की डेट में ये रेयर नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कशन इज अबाउट व्हाई वर द दिल्ली सल्तनत इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? क्यों फॉरेस्ट कट किया जाता है दिल्ली सल्तनत में? एरियाज को क्लीन रखने के लिए, हैबिटेशन बढ़ाने के लिए, और मंगोल इन्वेजन से अपने किंगडम को सेफ रखने के लिए ये काम बहुत ज्यादा हुआ। डज डिफॉरेस्टेशन ऑकर फॉर द सेम रीजन टुडे? पर क्या आज इन रीजंस की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है? You can say a few reasons, maybe like deforestation is done because of the habitation of the people and development of trade, factories and industries. इन reasons की वजह से होता है, not for any kind of invasion, right? Now the last, let's find out whether there are buildings built by the Delhi Sultanate in your area. No. जहाँ पे भी आप रह रहे हो, देखिए दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग्स में आपको बहुत फेमस बिल्डिंग दिखेगी। आप में से जो भी लोग दिल्ली में रह रहे होंगे, कुतुब मीनार, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के ही अराउंड सीरी सिटी वाज डेवलप्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो द एरिया people who are living around Delhi Sultanate, Delhi capital, they can find the construction of the Delhi Sultanate. Are there any other buildings in your area that were built between the 12th and 15th century? Now that you can discuss in your class about. So hope the chapter is okay and is all understood by you people.